हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गुरुचरण चौधरी निर्मल में अपना आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 20 चल रहा था, उसका लेक्चर नंबर 5 आज पढ़ेंगे। अक्षीय कंकाल कल पढ़ चुके थे, आज हम लोग बात करेंगे उपांगीय कंकाल की। तो उपांगीय कंकाल जो होता है, उस उपांगीय कंकाल में क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, अग्रपाद और पश्चपाद जो आते हैं, पाद की अस्थियां आती हैं, वो उपांगीय कंकाल में शामिल की जाती हैं। अग्रपाद की अस्थियों की अगर बात करें तो अग्रपाद में कौन कौन सी अस्थियां पाई जाती हैं। अग्रपाद का मतलब होता है हाथ। हमारे जो हाथ है ना, उन्हीं को क्या कहते हैं, अग्रपाद के नाम से जाना जाता है। तो अब देखिए, ये जो अग्रपाद है, इस अग्रपाद में अस्थियों की संख्या किस प्रकार से है। टोटल एक अग्रपाद की मैं बात करूं तो एक अग्रपाद में अस्थियों की संख्या जो होती है वो 30 होती है। कितनी होती है? 30 होती है। कैसे होती है, काउंट करें इसको। देखो, सबसे पहली मैं बात करूं तो एक अस्थि होती है जिसका नाम होता है ह्यूमरस। अस्थि का नाम है ह्यूमरस। संख्या इसकी कितनी होती है? 1 होती है। यह अस्थि कहाँ से पाई जाती है? यहाँ कंधे से लेकर और कोहनी तक जो अस्थि है, उस कंधे से कोहनी तक की ये जो सिंगल अस्थि है, इसको नाम दिया जाता है क्या? ह्यूमरस नाम दिया जाता है। दूसरे प्रकार की जो अस्थि है वो यहाँ कलाई, कोहनी जो होती है, इस कोहनी से लेकर और यहाँ कलाई तक पाई जाती हैं। इसके अंदर 2 अस्थियाँ पाई जाती हैं जिनको नाम दिया जाता है रेडियो एंड अल्ना। रेडियस अल्ना कहते हैं इनको। रेडियस या रेडियो अल्ना दोनों नाम दे सकते हैं। रेडियो या रेडियस एक ही बात है। कितनी है संख्या इनकी? एक तो रेडियस हो गई, दूसरी अल्ना हो गई, तो 2 हो गई। अब यहाँ इसके बाद में बात करूँ तो बात आती है किसकी? इस कलाई की। तो ये जो कलाई है, इसको अपन यूँ मोड़ पाते हैं इस प्रकार से। तो कलाई के अंदर पाई जाती हैं जिन अस्थियों को कहा जाता है कार्पल्स। कलाई की अस्थियाँ क्या कहलाती हैं? कार्पल्स कहलाती हैं। इन कार्पल्स की संख्या कितनी होती है? 8 होती हैं। कार्पल्स की संख्या कितनी है? 8 है। दूसरी कंडीशन में मैं बात करूं तो कलाई के बाद यहाँ पर देखिए, यह आपको जो दिख रही है कलाई से, और यहाँ ये पंजा जो होता है हाथ का, इसके बीच में कार्पल्स के बाद को कहते हैं मेटा। तो मेटा कार्पल्स मतलब कार्पल्स के बाद की अस्थियों को क्या कहते हैं? मेटा कार्पल्स। और इन मेटा कार्पल्स की संख्या कितनी होती है? देखो, 1 2 3 4 5, जो 5 उंगलियों के लिए जा रही हैं। तो कितनी हो गई? मेटा कार्पल्स की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। इसके बाद में बात करूं तो अंगुलियों की जो अस्थियां होती हैं उनको नाम दिया जाता है, उनको कहते हैं फेलेंजेज। अंगुलियों की अस्थियों को क्या नाम देते हैं? फेलेंजेज या अंगुलास्थियां। अंगुलियों कितनी हैं? 5 हैं। 1 2 3 4 5। अब इनमें आप देख सकते हैं प्रत्येक अंगुली जो होती है, जैसे ये है तो इसको एक जगह से मैं यहाँ से मोड़ रहा हूँ, फिर यहाँ से मोड़ रहा हूँ और फिर यहाँ से मोड़ रहा हूँ। मतलब प्रत्येक अंगुली जो है वो 3 जगह से मुड़ रही है। तो प्रत्येक अंगुली में कितनी? 3 अस्थियां पाई जा रही हैं। 3 इसमें, 3 इसमें, 3। देखो, इसको भी ऐसे यहाँ से मोड़ सकते हैं, यहाँ से मोड़ सकते हैं और यहाँ से मोड़ सकते हैं। 3 जगह से मुड़ी, इसको भी मोड़ सकते हैं। लेकिन अंगूठा जो है उसको 2 ही जगह से मोड़ पाते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12। तो 3 दिन तो प्रत्येक उंगली में 12, तो ये हो गई 4 उंगलियों में, और 2 इस अंगूठे के अंदर होती हैं। तो 12 और 2 14। तो टोटल अंगुलियों की संख्या, अस्थियों की संख्या अगर देखें तो कितनी हो गई? 1 और 2 3, 3 और 8 11, 11 और 5 16, 16 और 14 30। 30 अस्थि हुई किसके अंदर? 30 अस्थि हैं एक हाथ के अंदर, एक अग्रपाद के अंदर। तो दूसरे में कितनी हो जाएंगी? 30 गुना 2। दूसरा हाथ है उसके अंदर कितनी हो जाएंगी? टोटल दोनों के अंदर 60 अस्थियां पाई जाती हैं अग्रपाद के अंदर, दोनों अग्रपादों के अगर बात की जाए तो। ह्यूमरस जो होती है उसकी संख्या कितनी है? 1 है। रेडियो अल्ना है, उनकी संख्या कितनी है? 2। 1 रेडियस और 1 अल्ना, 2 हो गई। कार्पल्स की संख्या, कलाई वाली की संख्या कितनी है? 8। मेटाकार्पल्स कलाई से आगे जो हैं उनकी संख्या कितनी है? 5। फेलेंजेज अंगुलियों के अंदर कितनी अस्थियां हैं? इन अंगुलियों के अंदर 14 अस्थियां हैं। तो ऐसे टोटल कितनी हो गई? 30। दोनों हाथों में कितनी हो गई? 60। अब मैं पश्चपाद की अगर बात करूं तो पश्चपाद में देखिए, पश्चपाद का मतलब होता है पैर। पश्चपाद का मतलब क्या होता है? पैर। तो पैर के अंदर अस्थियों की संख्या कितनी होती है? वही एक पैर के अंदर 30, तो दोनों पैरों के अंदर कितनी होती हैं? 60 होती हैं। समझ में आ गई बात? कैसे होती हैं? यहाँ देखिए,
यहाँ कमर से लेकर के अगर बात करें तो यहाँ घुटने तक एक अस्थि पाई जाती है, ह्यूमरस के समान ही है। ये जो अस्थि होती है वो शरीर की सबसे लंबी अस्थि मानी जाती है, जिसको नाम दिया जाता है क्या? फीमर। कौन सी अस्थि है? फीमर, जो कहाँ से? यहाँ कमर से लेकर के और घुटने तक पाई जाती है। इसकी संख्या होती है कितनी? 1 होती है इसकी संख्या। अब यहाँ घुटने पे अगर आगे की तरफ बात करें तो यहाँ पर एक चपटी अस्थि होती है, जिसको नाम दिया जाता है क्या? पटेला। क्या नाम देते हैं इसको? पटेला। पटेला की संख्या कितनी होती है? 1। आम भाषा में इसको घुटने पे जो पारी पाई जाती है ना, पारी, यूँ कहते हैं पारी, वो पटेला ही है। चपटी अस्थि जो होती है, यूँ इस प्रकार की अस्थि होती है, ये ऐसी घुटने पर जो इस प्रकार की अस्थि है उसको क्या कहते हैं? पटेला कहते हैं। संख्या कितनी है इसकी? 1। आप घुटने से नीचे चलें तो जैसे ये रेडियो अल्ना है ना, ऐसे ही घुटने से और टखने के बीच में टिबिया एंड दूसरी अस्थि का नाम है फेबुला। तो कितनी हो गई? एक तो टिबिया और एक फेबुला, तो टोटल कितनी हो गई? 2। अब टखने की मैं बात करूं, जैसे कलाई होती है ऐसे ही यहाँ पिंडली जो है इससे नीचे की तरफ क्या है? टखना। तो टखने की जो होती हैं, कलाई की तो कार्पल्स और टखने की टार्सल्स। तो टार्सल्स की संख्या कितनी है? कलाई वाली की तो संख्या 8 है, लेकिन यहाँ टार्सल की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इसके बाद टार्सल से आगे पैर का जो पंजा है उसकी बात करें तो बाद की हैं, तो टार्सल्स के बाद की हैं, तो इसलिए इनको क्या नाम देंगे? मेटाटार्सल्स। और मेटाटार्सल्स की संख्या वही होती है कितनी? जैसे मेटाकार्पल्स की संख्या 5 है, तो मेटाटार्सल्स की संख्या भी कितनी होगी? 5 होगी। अब इसके बाद अंगुलियों की अस्थियों की बात करें तो अंगुलियों की अस्थियों को कहा जाता है, पैर की अंगुलियों की अस्थियों को भी फैलेंजेज कहा जाता है। और फैलेंजेज में वही प्रत्येक अंगुली में 3 अस्थि होती हैं और अंगूठे में कितनी होती हैं? 2। तो कितनी हो जाएंगी टोटल? 14, क्योंकि 4 अंगुलियों में 4 तिया 12 है और 2 अंगूठे में 12 और 2 14। काउंट कर लो, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 7 11, 11 और 5 16, 16 और 14 30, गुना दोनों पैरों में कितनी हो जाएंगी? 60। देख लो, मैंने आपको ऊपर लिखा है 60, तो यहाँ भी 60 लिखा है, यहाँ भी 60। तो अग्रपाद में भी कितनी है? 60। और पश्चपाद में भी कितनी है? 60। दोनों पैरों में कितनी हो गई? 120। और टोटल कितनी होती हैं? 206। 206 में से 120 तो किस में पाई जा रही हैं? मतलब आधे से ज़्यादा तो हाथ पैरों में ही पाई जा रही हैं। इसलिए लोग धमकी भी देते हैं, तो यही तो कहते हैं ज़्यादा बकवास मत करे, नहीं तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, क्योंकि हाथ पैरों में सबसे ज़्यादा अस्थियाँ पाई जा रही हैं। तो ज़्यादा अस्थियों को नुकसान किसके द्वारा किया जाएगा? हाथ पैरों को तोड़कर किया जाएगा। इसमें देखो 120 अस्थियाँ पाई जा रही हैं हाथ पैरों के अंदर ही। समझ में आ गई होगी इतनी बात। आगे चलें तो देखिए, ये तो हो गई किसकी? अग्रपाद की, और एक हो गई पश्चपाद की। अब मैं आगे बात करूं तो मेखलाएं पाई जाती हैं, गर्डल पाई जाती हैं, और मेखलाओं की संख्या होती है 2। आपने नाम भी सुना होगा, एक सुनी होगी अंश मेखला और दूसरी होती है श्रोणी मेखला। अंश मेखला और श्रोणी मेखला 2 मेखलाएं होती हैं। मेखला या गर्डल इनको कहते हैं। मेखला या गर्डल की अगर मैं बात करूं तो एक तो है कौन सी? अंश मेखला, और अंश मेखला को कहते हैं पेक्टोरल गर्डल, और दूसरी जो होती है उसको कहते हैं क्या? श्रोणी मेखला। और श्रोणी मेखला जो होती है उसको नेम देते हैं क्या? पेल्विस गर्डल, पेल्विक गर्डल। तो ये 2 मेखलाएं हैं। कितनी मेखलाएं हैं? 2। अब ये तो पाई जाती है अंश मेखला, तो कहाँ पर पाई जाती है? कंधे में पाई जाती है यहाँ। और ये श्रोणी मेखला जो होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? कमर से नीचे कूल्हे के पास जो होती है उसको क्या कहा जाता है? श्रोणी मेखला नाम दिया जाता है। सबसे पहले मैं बात करूं किसकी? अंश मेखला की। तो अंश मेखला में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 2 अस्थि पाई जाती हैं। कितनी अस्थि पाई जा रही हैं? 2 अस्थि पाई जा रही हैं। कौन कौन सी? एक तो है स्केपुला, स्केपुला, और दूसरी है क्लेविकल। कौन सी है? क्लेविकल। ठीक है, इसको हिंदी में पता नहीं जत्रो क्या ऐसा नाम देते हैं इसको, क्लेविकल को। तो ये स्केपुला कहाँ पर पाई जा रही है और क्लेविकल कहाँ पाई जा रही है? अंश मेखला कंधे में पाई जाती है, कंधे से नीचे की तरफ, पीछे की तरफ, इधर की तरफ।
तो यहाँ ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं, अंश मेखला कहा जाता है। तो अंश मेखला में स्कैपुला वाली जो अस्थि है, ये स्कैपुला कहाँ पर होती है, देखिए यहाँ पीछे की तरफ मैं आपको बता रहा हूँ, इस हाथ को यूँ किया जाए तो यहाँ पर आपको ये एक मेरा हाथ जितना चौड़ा हो रहा है इतनी चौड़ी एक अस्थि दिखाई दे रही है। ये जिसको कहते हैं ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला चौड़ा पार्ट कौन सी है, स्कैपुला है। और ये स्कैपुला जो होती है वो कैसी होती है, त्रिभुजाकार अस्थि होती है, त्रिभुजाकार अस्थि है। इस त्रिभुजाकार अस्थि के अगर पृष्ठ भाग की अगर बात करें तो ये ऊपर की तरफ यहाँ इधर की तरफ खुलता है और इसके अंदर एक उभारनुमा संरचना पाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ कंधे पर एक छोटी नुकीली सी संरचना निकली रहती है। इस संरचना को नाम दिया जाता है क्या, एक्रोमिन। क्या नाम देते हैं इसको, एक्रोमिन नाम दिया जाता है। जो उभार होता है वो उभार क्या कहलाता है, एक्रोमिन कहलाता है। अब देखिए ये जो एक्रोमिन है ना, यहाँ पर इस एक्रोमिन के नीचे की सतह पर अगर बात करें तो नीचे की सतह पर क्या है, यूं इस प्रकार की एक गुहा होती है, खाली जगह सी होती है। और उस गुहा को क्या कहा जाता है, इस गुहा का नाम है, एक्रोमिन के नीचे जो पाई जा रही है उस गुहा का नाम है ग्लिनोइड गुहा। कौन सी गुहा है, ग्लिनोइड गुहा इसको कहा जाता है। इस ग्लिनोइड गुहा के अंदर ये यहाँ से मैंने बताई थी आपको, यहाँ से यहाँ तक ये ह्यूमेरस अस्थि, यहाँ पर क्या पाई जा रही है, ग्लिनोइड गुहा। तो इस ग्लिनोइड गुहा में ये ह्यूमेरस अस्थि जो होती है वो फिट रहती है यूँ इस प्रकार से। कौन सी गुहा में, ह्यूमेरस अस्थि का शीर्ष भाग जो होता है, ये ह्यूमेरस अस्थि इसका शीर्ष भाग ही है। ये कौन सी गुहा में फिट है, यहाँ पर ग्लिनोइड गुहा के अंदर फिट होता है। दूसरी कंडीशन में अगर बात करें क्लेविकल की, तो ये क्लेविकल जो होती है ये वक्र के आकार की होती है। वक्र कैसा होता है, यूँ इस प्रकार की अस्थि है। तो ये इस प्रकार की अस्थि जो है इसको कॉलर बोन के नाम से भी जाना जाता है, कॉलर बोन, कॉलर अस्थि के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि ये कहाँ पर पाई जा रही है, इस कॉलर पर पाई जा रही है, यूँ आ रही है, देखो यहाँ से यहाँ तक यूँ यूँ। ये वाली जो है यहाँ लंबी अस्थि है, देखो यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ होकर यहाँ तक, और इधर भी यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ होकर यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से ये कॉलर के साथ साथ जो चल रही है उसको नाम दे दिया क्या, कॉलर बोन के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये तो हो गई कौन सी, अंश मेखला की अस्थि। कौन कौन सी हो गई, स्कैपुला और क्लेविकल। गुहा कौन सी बना रही है जिसमें ह्यूमरस है, ग्लिनोइड गुहा। किसके नीचे है, एक्रोमिन भाग के नीचे। एक्रोमिन कौन सा है, ये नुकीला सा जो भाग होता है उस भाग को एक्रोमिन के नाम से जाना जाता है। दूसरी कंडीशन में हम लोग बात करें तो देखिए इधर कौन सी है, श्रोणी मेखला। कौन सी मेखला है, श्रोणी मेखला। तो श्रोणी मेखला की अगर बात की जाए तो श्रोणी मेखला में दो श्रोणी अस्थि होती हैं। क्या होती हैं, श्रोणी अस्थि। श्रोणी मेखला कहाँ पर पाई जाती है, कूले वाली जो अस्थि हैं उनको श्रोणी मेखला, श्रोणी भाग इसको कहा जाता है। तो यहाँ ये जो श्रोणी अस्थि हैं, ये श्रोणी अस्थि का इधर भी श्रोणी अस्थि होगी और एक इधर होगी, लेफ्ट और राइट दोनों भाग में होगी श्रोणी अस्थि, ठीक है। तो इधर ये जो श्रोणी अस्थि होती है इसका निर्माण 3 अस्थियों से होता है। कितनी अस्थियों से होता है, 3 अस्थियों से होता है। कौन कौन सी, प्रत्येक श्रोणी अस्थि का निर्माण 3 अस्थियों से हो रहा है। श्रोणी अस्थि के रूप में कौन कौन पाई जा रही हैं, इलियम, इस्चियम और तीसरी जो है वो प्यूबिस। इसी प्रकार से इधर हैं, श्रोणी अस्थि में कितनी अस्थि पाई जा रही हैं, वही 3 सेम टू सेम पाई जा रही हैं। कौन कौन सी, इलियम, एस्चियम और प्यूबिस। तो एक तो राइट पार्ट हो गया और एक कौन सा हो गया, लेफ्ट पार्ट हो गया इधर पीछे वाला। तो ये 3 अस्थियाँ पाई जाती हैं श्रोणी अस्थि के रूप में, इलियम, एस्चियम और प्यूबिस। तो टोटल अस्थि कितनी हो गई श्रोणी मेखला में, 6। कितनी हो गई, 6 हो गई। आधारी भाग जो होता है श्रोणी मेखला का वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या कहलाता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। श्रोणी मेखला का आधार भाग जो होता है उसको क्या कहा जाता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। मतलब दोनों भाग जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं नीचे की तरफ। दोनों जो श्रोणी अस्थि होती हैं वो एक दूसरे के साथ में जुड़ी होती हैं, जिसको प्यूबिक सिम्फाइसिस के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गई होगी बात, अंश मेखला और श्रोणी मेखला। अंश मेखला ऊपर वाला कंधे वाली अस्थि, श्रोणी मेखला कूले वाली अस्थि जो होती है उसको नाम दिया जाता है। अगली अगर बात करें तो देखिए ये आपका पूरा का पूरा कंकाल जो है वो खत्म हो चुका है। उपांगीय कंकाल खत्म हो चुका है। अक्षीय कंकाल की हमने कल की क्लास में बात कर ली थी। आगे हम लोग बात करें तो संधि, कंकाली संधि की बात करेंगे।
कंकाली संधियां। संधियां, संधि का मतलब होता है जोड़। संधियां या इनको कहा जाता है जोड़। तो ये जोड़ जो होते हैं ये क्या काम करते हैं? एक मजबूती प्रदान करते हैं, चलन में सहायता करते हैं, पेशीय गति में सहायता करते हैं, मुड़ने में सहायता करते हैं। तो बहुत सारे, अगर मान लीजिए ये जोड़ नहीं होते तो हम ना तो गर्दन को इधर से उधर मुड़ा पाते, फिक्स रहती है यूँ, ना हम क्या हाथों को ऊपर नीचे कर पाते, इस प्रकार से नहीं कर पाते, पैरों को ऊपर नीचे कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं तो हम मोड़ ही नहीं पाते, गति करते हैं तो आगे की तरफ हम लोग पैर बढ़ा पाते हैं, अगर जोड़ नहीं होते तो हम आगे पैर ही नहीं बढ़ा पाते। तो इस प्रकार से क्या है, गति और चलन जो होते हैं उसके लिए जोड़ आवश्यक होते हैं। अब देखिए बात करें तो ये जोड़ जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहली बात करें तो रेशीय जोड़, रेशीय जोड़। दूसरी बात करें तो उपास्थि जोड़, और तीसरी बात करें तो साइनोवियल जोड़, साइनोवियल जोड़। ठीक है, ये साइनोवियल जो होता है ये द्रव होता है एक प्रकार का। क्या होता है? द्रव होता है। उस द्रव की सहायता से जोड़ का निर्माण होता है। अब रेशीय जोड़ जो होता है, यहाँ रेशीय जोड़ में क्या है, रेशे पाए जाते हैं, तंतु पाए जाते हैं। तो ये तंतु किसका निर्माण करते हैं? C1 का निर्माण करते हैं। C1 का मतलब होता है 2 अस्थियों के बीच में, अगर मान लीजिए जैसे एक अस्थि ये है और दूसरी अस्थि ये है, इन अस्थियों के बीच में अगर पेशीय रेशे जो होते हैं या तंतु या संयोजी ऊतक के रेशे जो होते हैं वो रेशे अगर पाए जा रहे हैं तो इस जोड़ को क्या नाम दिया जाता है? रेशे वाले जोड़ को C1 नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? C1। और ये जो जोड़ होते हैं ये बहुत दृढ़ जोड़ होते हैं। दृढ़ का मतलब होता है मजबूत जोड़ होते हैं। तो ये मजबूत जोड़ जो हैं वो कहाँ पर पाए जा रहे हैं? सबसे पहली बात करें, इस प्रकार के जोड़ जो होते हैं वो शरीर के अंदर कौन से स्थान पर पाए जाते हैं कि हड्डियां बिल्कुल हलचल हो ही नहीं सके उनके अंदर। समझ में आ रही बात? तो मस्तिष्क जो होता है उस मस्तिष्क के कपाल के अंदर घिरा रहता है। कपाल का मतलब होता है खोपड़ी होता है। तो इस कपाल के अंदर घिरा रहता है। तो ये कपाल जो होती है इसमें मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था 8 अस्थियां पाई जाती हैं इस ऊपर वाले भाग में। तो इन अस्थियों के बीच में क्या है, जोड़ जो होते हैं वो कौन से होते हैं? रेशीय जोड़ होते हैं। और रेशीय जोड़ में क्या है, ये संयोजी ऊतक के रेशे पाए जाते हैं। और ये रेशे जो होते हैं इनको जोड़ को C1 कहा जाता है। ये कैसा जोड़ होता है? मजबूत जोड़ होता है, जिसके कारण ये अस्थियां जो होती हैं वो इधर उधर नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए ये नॉर्मल जोड़ होते तो आदमी क्या है, रोज का कभी अस्थियों को इधर कर लिया कभी इधर कर लिया तो पता नहीं कैसी कैसी खोपड़ी की शक्ल बना बना के आता रोज की स्थिति में। तो इससे बचने के लिए क्या हो गया, यहाँ पर मजबूत जोड़ पाए जा रहे हैं। और मजबूत जोड़ को किस नाम से जाना जाता है? रेशीय जोड़। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? कपाल की अस्थियों में। कपाल की अस्थि जो होती हैं उनके अंदर क्या पाए जाते हैं? ये रेशीय जोड़ पाए जाते हैं। समझ में आ गई बात? अस्थि कठोर होती हैं, उपास्थि कैसी होती हैं? लचीली होती हैं। तो उपास्थि के जो जोड़ होते हैं उनमें क्या कंडीशन होती है? इस प्रकार के जोड़ जो होते हैं वो कशेरुक दंड या मेरुदंड के अंदर पाए जाते हैं। तो कशेरुक दंड या मेरुदंड के अंदर जो कशेरुकाएं या गुटके होते हैं, इन गुटकों के बीच बीच में इस प्रकार के उपास्थि वाले जोड़ पाए जाते हैं। जैसे ये कशेरुका है तो इसके बीच में उपास्थि पाई जा रही है, इसके बीच में उपास्थि पाई जा रही है। तो इस उपास्थि के कारण गति तो होती है, लेकिन एक गति जो होती है वो निश्चित कह सकते हैं कि नियंत्रित गति होती है या कम गति होती है। तो हमारी जो पीठ में रीढ़ की हड्डी जो है, इस रीढ़ की हड्डी में क्या है, एक फिक्स गति ही हो सकती है, ज़्यादा गति इसके अंदर नहीं होती, क्योंकि इसमें किस प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं? उपास्थि वाले जोड़ पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जा रहे हैं उपास्थल जोड़? कशेरुक दंड के अंदर। और कशेरुक दंड में 2 कशेरुकाएँ जो होती हैं उनके बीच बीच में क्या पाई जाती हैं? जैसे ये उपास्थि है, इधर ये कशेरुका और इस कशेरुका के बीच में क्या है? उपास्थि है। तो इस प्रकार से उपास्थल जोड़ जो होते हैं वो कशेरुक दंड के अंदर पाए जाते हैं। तीसरे प्रकार के अगर जोड़ की बात करें तो साइनोवियल द्रव भरा होता है, और ये द्रव जो होता है वो जोड़ का काम करता है। जैसे हम लोग अगर बात करें तो ये जो साइनोवियल जोड़ होते हैं, इन साइनोवियल जोड़ के कारण क्या है, ज़्यादा गति संभव हो पाती है। जैसे मान लीजिए हमने यूँ इस प्रकार से हाथ को घुमा पा रहे हैं, यूँ ऐसे घुमा पा रहे हैं, तो इसमें तो खूब सारी गति हो रही है। तो यहाँ
इस जोड़ के अंदर, या यूँ हम लोग इसको घुमा पा रहे हैं, तो इन जोड़ के अंदर क्या है, साइनोवियल द्रव भरा होता है, और साइनोवियल द्रव की सहायता से क्या है, हम इनमें ज़्यादा गति संभव कर पाते हैं अंगों के अंदर। तो ये हाथ पैर जो होते हैं इनके अंदर किस प्रकार का जोड़ है, साइनोवियल जोड़ है। गर्दन जो है इसके अंदर धुराग्र संधि पाई जाती है। तो ये धुराग्र संधि किसके बीच में है, एटलस प्रथम कशेरुका, और ऊपर की तरफ ये जो अनुकपाल अस्थिकंद करोटी कपाल जो है, कपाल का मतलब खोपड़ी, और एटलस, एटलस मैंने आपको बताया था प्रथम ग्रीवा कशेरुका जो होती है उसको क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। तो एटलस और ये जो कपाल है इसके बीच में कौन सी संधि पाई जा रही है, धुराग्र संधि पाई जाती है। कुछ ऐसी होती हैं जिनके अंदर विसर्पी संधि पाई जाती हैं। तो ये साइनोवियल द्रव जब खत्म होने लग जाता है, जैसे घुटनों में कभी कभार दर्द होने लग जाता है, कट कट की आवाज़ आने लगती है, तो ये आवाज़ कब आने लगती है, जब ये साइनोवियल द्रव जो है वो खत्म होने लग जाता है, तो घर्षण होता है, फिर उनके अंदर फिर जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो ये द्रव जो होता है वो भी संधि का काम करता है। ग्लाइंडिंग संधि जैसे पाई जाती हैं, किस प्रकार की संधि हैं, ग्लाइंडिंग संधि पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं, कार्पल्स के बीच, कलाई जो होती है उस कलाई के अंदर कैसी संधि पाई जा रही है, ग्लाइंडिंग संधि पाई जा रही है। धुराग्र संधि जो होती है वो कपाल और एटलस के बीच में पाई जाती है। ये संधियों के नाम याद रख लेना। धुराग्र संधि कहाँ पाई जा रही है, कपाल मतलब ये खोपड़ी, और एटलस, एटलस का मतलब प्रथम ग्रीवा कशेरुका, इसके बीच में पाई जा रही है। इसलिए देखो हम यूँ इसको आराम से घुमा पा रहे हैं, घुमा सकते हैं कि नहीं घुमा सकते हैं। ग्लाइंडिंग कलाई की होती है, ग्लाइंडिंग का मतलब यूँ इस प्रकार की जो होती हैं, विसर्पी संधि भी इनको कहा जाता है। कलाई को हम लोग यूँ घुमा पाते हैं आराम से। तो इस प्रकार से क्या है, ये जोड़ होते हैं। अब इसका लास्ट टॉपिक आपका बच गया है, और वो लास्ट टॉपिक क्या है, कंकाल तंत्र से संबंधित विकार, बीमारी कौन कौन सी हैं कंकाल तंत्र से संबंधित, उन बीमारियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कंकाली विकार, तो इन कंकाली विकारों में कंकाल तंत्र से संबंधित रोग जो है उनको कंकाली विकार के नाम से जाना जाता है। पहला ही इसमें देखें तो माइस्थेनिया ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस, ये क्या बीमारी होती है, देखिए माइस्थेनिया ग्रेविस। मैंने आपको बताया था कंकाली पेशी, बताई मैंने आपको, जो हड्डियों के साथ में जुड़ी होती हैं वो पेशियां कंकाली पेशी, और तंत्रिका के बीच में संधि पाई जाती है तो उसको कहते हैं पेशी तंत्रिका संधि। ये संधि है, समझ में आ गई बात। अगर ये तंत्रिका पेशी संधि अगर मान लीजिए दुर्बल हो जाए, ये क्षतिग्रस्त हो जाए, इसमें कोई दिक्कत पैदा हो जाए, तो उसके कारण ये अंग जो होते हैं, ये पेशियां जो होती हैं उनमें संकुचन नहीं होता है, और वो अंग जो है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है पक्षाघात हो जाता है इसके कारण, कंकाली पक्षाघात। पक्षाघात का मतलब होता है पैरालाइसिस। तो ऐसे अंग में क्या हो जाता है, पैरालाइसिस, क्योंकि तंत्रिका पेशी जो संधि है वो तो खत्म हो जाती है, तो तंत्रिकाओं के अकॉर्डिंग पेशियां काम नहीं कर पाती हैं। तो हाथ को उठाना चाह रहे हैं तो हाथ उठ ही नहीं पाएगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, पैरालाइसिस हो जाता है या पक्षाघात हो जाता है। तो पैरालाइसिस वाली जो कंडीशन है, कंकाली पेशी और तंत्रिकाओं के बीच में दिक्कत आ रही है, इसलिए पक्षाघात या पैरालाइसिस हो रहा है, जिसको माइस्थेनिया ग्रेविस के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो बीमारी है वो है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। मायो का मतलब होता है क्या, मसल्स, पेशियां। तो इस बीमारी के अंदर डिस्ट्रॉफी का मतलब होता है डिसफंक्शन, बीमारी उत्पन्न होना, बेकार होना। तो इसके अंदर क्या होता है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी के अंदर कंकाली पेशी जो होती हैं उन कंकाली पेशी ठीक ढंग से काम नहीं कर पाती हैं, उन कंकाली पेशियों के अंदर विकार उत्पन्न हो जाता है, अर्थात हड्डियों के अस्थियों के ऊपर जो पेशियां पाई जाती हैं वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है और संकुचन नहीं हो पाता है। अगली अगर मैं बात करूं तो अपतानिका एक बीमारी होती है, अपतानिका। अपतानिका में क्या होता है, देखो कभी कभार तुमने देखा होगा पेशियों में वैसे ही दर्द स्टार्ट हो जाता है, पेशियों में भयंकर दर्द होने लग जाता है, तो कभी कभी कैल्शियम आयनों की कमी हो जाती है ना, कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो कैल्शियम की कमी के कारण पेशियों के अंदर तीव्र ऐंठन स्टार्ट हो जाती है। कैल्शियम की कमी के कारण क्या हो रहा है, पेशियों में ऐंठन स्टार्ट हो रही है। इस बीमारी को क्या कहा जाता है, अपतानिका कहा जाता है। समझ में आ गई बात। अगली बात करें तो देखिए
एक है आर्थराइटिस, आर्थराइटिस, इसको क्या कहा जाता है? संधि शोथ, संधि शोथ भी कहते हैं इस रोग को। इस बीमारी के अंदर जो जॉइंट होते हैं ना, उन जॉइंट में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। जॉइंट में सूजन आने के कारण दर्द उत्पन्न होता है। जॉइंट में क्या उत्पन्न होता है? दर्द उत्पन्न होता है। लेकिन आजकल इस बीमारी के लिए शोध चल रहा है, इसके लिए खोज चल रही है, और मधुमक्खी का जो डंक होता है, उस मधुमक्खी के डंक से इस बीमारी की दवा बनाई जा रही है। कौन सी बीमारी की? आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या है? जोड़ों में दर्द, जोड़ों में दर्द। एक अगली बीमारी है जिसको कहते हैं गाउट। क्या कहते हैं? गाउट। तो गाउट कौन सी बीमारी है? आपने एक नाम सुना होगा, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल। तो ये यूरिक अम्ल जो है, ये क्या कर रहा है? ये इस गाउट के लिए उत्तरदायी है, मतलब इस रोग के लिए उत्तरदायी है। जोड़ जो होते हैं, उन जोड़ों में यूरिक अम्ल का जमाव हो जाता है। तो यूरिक अम्ल का जमाव होने के कारण क्या है? जोड़ों के अंदर दर्द उत्पन्न होता है, जिस बीमारी को गाउट के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गए क्या? कंकाली तंत्र से संबंधित विकार। और यहाँ ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सारी चीज़ें हम लोग इसकी पढ़ चुके हैं। अगली बात जो है वो अगली क्लास में करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स ऑफ ऑल, गुड बाय टू यू।